तो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फटाफट के अंदाज में सभी लाइव हो जाइए। आपकी क्लास जो है वो लाइव हो चुकी है, तो एक बार मुझे बताएंगे क्या मेरे ऑडियो और वीडियो क्लियर है। जल्दी से सभी जुड़ जाओ और मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार मैं आपके कॉमेंट लगा लेता हूँ, रुक जाइए भाई, फटाफट जुड़ जाओ सभी लोग। चलिए फटाफट आ जाओ भाई, सबको गुड इवनिंग है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, फटाफट बता दो। और काफी टाइम बाद हम लोग लाइव हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि मेरी क्लास जो है वो कुछ दिनों तक आपको अवेलेबल नहीं कराई जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं, मैं घर गया हुआ था, ठीक है। लेकिन आज ही मैं आया हूँ और दोपहर में आज आया हूँ और आज की क्लास आपकी शेड्यूल कर दी गई है। तो भाई क्लास बिल्कुल अब मिस नहीं होगी, अब लाइव क्लास होगी, डेली क्लास होगी और बहुत धुआंधार तरीके से क्लास होगी, ठीक है। बहुत सारे रिजल्ट भी, एसएससी सीजीएल 2022 के रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिले हैं। बहुत सारे छात्रों ने सिलेक्शन भी लिया है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया है। वो स्क्रीनशॉट इसीलिए शेयर किया है ताकि आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं वो मोटिवेट हों कि हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो जुनून है, जज्बा है और हम भी एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं। इवन किसी भी परीक्षा की तैयारी आप करते हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, है ना, यूपी पीसीएस हो। देखिए यूपी पीसीएस का भी एग्जाम था 14 मई को और जो पेपर में आए थे क्वेश्चन जीके जीएस के, है ना, मैंने प्रूफ भी भेजा था टेलीग्राम चैनल पे। जो बच्चे नए हैं वो चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में भाई, जो मैंने क्लास में कराया हुआ है। जितने भी सेशन मैंने अब तक पढ़ाए हैं, 2 से ढाई महीने के अंदर लगभग 55 से 60 प्रश्न यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में डायरेक्ट फंसे हैं। तो भरोसा रखिए हर एक एग्जाम को क्रैक करेंगे और उस उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ हम लोग नई क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो इस क्लास को पूरा बेहतरीन तरीके से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, बहुत बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हम वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, सर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सर हम टीचिंग की तैयारी करते हैं, सर हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, हम जीडी की तैयारी करते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जीके जीएस कभी बदलता नहीं है, लेवल ऊपर नीचे होता है ना। इसीलिए यहां पे लिख रखा है मैंने कि क्या है भाई, फॉर ऑल एग्जाम, यानी कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए सेशन है जो मैं व्याख्या देता हूं, वहां से आपको सारे पेपर में मिल जाएगा क्वेश्चन। भाई हेलो सर, इस बार क्रैक करवाओ एग्जाम। भाई हम तो पूरा एफर्ट करेंगे एग्जाम के क्लियर करने में, मेहनत आपको करना है, ठीक है। चलिए तो वेरी गुड इवनिंग, क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम बाद क्लास स्टार्ट हुई है, दैट्स वाई मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। वैशाली चंद्री वेरी गुड इवनिंग, हर्ष जी, राकेश जी, नीति सिंह जी, अजय जी नमस्ते भाई, खुशी यादव जी गुड इवनिंग जी। बहुत मिस किया मैंने भी आप लोगों को, क्योंकि क्लास नहीं होती है तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था, है ना। मैं आज ही घर से आया हूँ। डॉली उपाध्याय क्लियर है, बहुत बढ़िया। विशाल सिंह जी नमस्ते, है ना। और परेश महतो सर, मेरा आज एमटीएस का एग्जाम था, आपका पढ़ाया हुआ बहुत क्वेश्चन मिल रहा था सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके सामने ही परेश महतो जी ने ये बात कही है, तो आप लोग भी बस पढ़ते रहिए। कोई भी परीक्षा आपके सामने आने वाला है, मैं यहाँ पे दावे के साथ कहता हूँ मेरी क्लास से एक एक क्वेश्चन फंसने वाला, ठीक है ना। चलो वेरी गुड इवनिंग। दीपशिका कुमारी जी, क्लास के लिंक को शेयर कर दो और फटाफट जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, ठीक है। डेली क्लास करना है, मैं वादा करता हूं। जीके जीएस का कोई किताब नहीं पढ़ना, कोई चैनल पे नहीं पढ़ना, कहीं पे कहीं भी आपको भटकना नहीं है। एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पर आइए, क्लास करिए और चुपचाप से रिवाइज करिए, भला हो जाएगा सबका, ठीक है। ये खुला मंच पे चैलेंज कर रहा हूं सबको, ठीक है। राम राम भाई, पुनीत भैया राम राम। एसके गौतम सर, मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ था आपकी वजह से ही, बहुत बढ़िया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप देख सकते हैं एसके गौतम जी ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर किया और मेरी वजह से नहीं, बस मैं एक माध्यम हूं, एक मीडियम हूं, मैं आपको बता सकता हूं, करना आपको है, ये आपकी मेहनत है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास को करना है, एक एक नोट्स बनाना है, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेरे पढ़ाए हुए, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं उनका इंटरव्यू लूं, लाइक आपके सामने उनको पेश करूं, ठीक है। तो बहुत जल्दी उन लोगों का इंटरव्यू भी जो सेलेक्टेड हैं एसएससी सीजीएल में, यूपी पुलिस में भी जो लोग सेलेक्टेड हैं, उनका इंटरव्यू आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पहला सवाल स्क्रीन पे, चलो बातें छोड़ना और अब पढ़ाई करते स्टार्ट करते हैं। चलो भाई पहला सवाल स्क्रीन पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। भारत की प्रसिद्ध, क्वेश्चन देखो जरा, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, यानी हमसे पूछा है भाई कि द फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया इज, भाई फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया इज, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट, सर ये लैगून लेक क्या है। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, बहुत सारे बैंकिंग के स्टूडेंट भी मेरी क्लास को देखते हैं जो बैंक की तैयारी करते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन जो आते हैं ज्योग्राफी के, कुछ स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन
होते हैं ये आपके बैंकिंग में जीए में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई, लैगून लेक हमसे पूछा है फेमस, है ना। बहुत बच्चे डाउट है सर ये लैगून लेक होता क्या है, ये भी मैं बताने वाला हूं लैगून लेक होता क्या है। पहले क्वेश्चन का उत्तर होने वाला है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का लेक, तो हमारे प्रश्न का क्या उत्तर है, चिल्का झील ये सबसे प्रसिद्ध लैगून लेक है। इसके बारे में एक और क्वेश्चन नोट कर लेना, चिल्का झील के बारे में एक और क्वेश्चन नोट कर लेना, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, लार्जेस्ट लैगून लेक ऑफ इंडिया। भाई इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, लार्जेस्ट लैगून लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट लैगून लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान से। तो अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो हम कहेंगे वो है चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील कहां पर है पहले आप समझिएगा। ठीक है, ये पड़ता है आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ये कहां पे पड़ता है भाई, उड़ीसा राज्य में पड़ता है, इस बात को ध्यान से याद रखना है। अब सवाल ये है सर ये लैगून होता क्या है। ठीक है, बहुत लोगों के उत्तर आ चुके हैं, रितिका पाल जी, रोहित कुमार जी, रूनी जी, सबका उत्तर यहाँ पर ठीक आया। ठीक है, बहुत लोगों का डाउट है सर ये लैगून होता क्या है, तो एक बात समझना लैगून होता क्या है। तो चलो आपके लिए मैंने भैया मैप भी लगा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है ना ये सबसे अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, चलो जरा ध्यान देना सब। ये आपका क्या है, ये आपका, एक मिनट, चलो ये आपका चिल्का है। ठीक है, चिल्का झील है ना, मैप को ध्यान से देखना है, ये चिल्का झील है और ये क्या है भाई, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। अब एक बात समझना, लैगून झील उनको कहा जाता है, लैगून झील उनको कहा जाता है जो क्या है, जो किसी समुद्र से या किसी महासागर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे झील जो किसी समुद्र से कनेक्ट हो या किसी महासागर से कनेक्ट हो उनको लैगून कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये चिल्का झील जो है ये बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट है। ये तटीय झील है। कैसी झील है, तटीय झील है। तटीय मतलब कोस्टल लेक है ये। ठीक है, और चिल्का झील के पास ये बंगाल की खाड़ी से पानी जाता है भाई, है ना। इसको जो पानी मिलता है, चिल्का झील को जो वाटर मिलता है वो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी से मिलता है। मतलब ये किससे कनेक्ट है, ये एक समुद्र से कनेक्ट है। ठीक है, तो जो भी झीलें समुद्र या महासागर से कनेक्ट होती हैं या समुद्र या महासागर से डायरेक्ट उनको पानी मिलता है, ऐसी झीलों को लैगून झील कहा जाता है। और जो भी लैगून झील होते हैं वो कैसे होते हैं, वो खारे पानी की होते हैं। वो झीलें कैसे होती हैं, खारे पानी की झील होती हैं, मतलब ब्रैकिश वाटर लेक होता है, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, खारे पानी, खारा पानी क्यों होता है, खारा पानी इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्ट महासागर से इनको जल मिल रहा होता है ना, डायरेक्ट महासागर से इनको जल मिल रहा होता है चिल्का को, इसीलिए खारे पानी की झील भी। कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का को कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपने सांभर झील को भी पढ़ा होगा, डाउट मत होइएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, चिल्का झील क्या है, एक लैगून झील है। लैगून झील क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट है। जो भी झीलें आपकी महासागर या समुद्र से कनेक्ट होती हैं वो लैगून होती हैं। क्लियर है भाई, है ना। चलो एक बात और समझना, सर फिर बाकी की झीलें क्या हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर, जब नॉर्मल लेक्स होती हैं, जो नॉर्मल लेक्स होती हैं वो क्या होती हैं सर, तो जो नॉर्मल लेक्स होती हैं वो किसी नदी से या किसी बांध से कनेक्ट होते हैं, उनको जो पानी मिलता है। जो नॉर्मल लेक्स होते हैं, जो सामान्य झील होते हैं, जो समुद्र या महासागर से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो या तो किसी नदी से उनको पानी मिल रहा होता है या किसी डैम यानी कि किसी बांध से पानी मिल रहा होता है। समझ गए नॉर्मल लेक और लैगून लेक में क्या डिफरेंस होता है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चिल्का झील आपका है और ये पूरा चिल्का झील है, आप देख सकते हो ये पूरा चिल्का झील है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी क्या है, ये लैगून झील है। क्यों लैगून है, क्योंकि समुद्र या महासागर से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट है भाई। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, तो आप देख सकते हो ये उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट है ना, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट और खुर्दा डिस्ट्रिक्ट, दो जिलों के बीच में है ये। अगर सवाल बहुत डिटेल में पूछेगा आपसे, अगर सवाल पीसीएस में और यूपीएससी में पूछेगा तो आपसे सवाल पूछेगा कि चिल्का झील किन दो जिलों के बीच में स्थित है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट और गंजम डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस होता है। ये व्याख्या मैंने आपको सारी दे दी है, अब कोई भी प्रश्न पेपर में आएगा तो गलत नहीं होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन को जरा समझना एक बार फिर से। हमने चिल्का झील के बारे में बताया, उड़ीसा के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो उड़ीसा के बारे में आपको जानना है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि उड़ीसा में ही क्या है, गहिरमाथा, यहीं पे क्या है, गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, गहिरमाथा नाम का एक यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और यहीं पर पाए जाते हैं, यहीं पे गहिरमाथा में पाए जाते हैं क्या, ये भी नोट कर लेना है, ओलिव रिडले
ओलिव रिडले टर्टल, यही पाए जाते हैं ओलिव रिडले टर्टल यानी कछुआ। कछुए की एक प्रजाति है जिसका नाम है ओलिव रिडले कछुआ। तो सवाल पूछा जाता है कि ओलिव रिडले कछुआ जो है कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है उड़ीसा के गहीरमाथा में, ठीक है। यहीं पे उड़ीसा में जो टाइगर रिजर्व है, उड़ीसा में जो एक टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है भाई, तो उसका नाम है सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, फटाक से टिक कर देना, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो सिमलीपाल क्या है, एक टाइगर रिजर्व है, कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। और गहीरमाथा कहां पर है, ये भी उड़ीसा के अंदर है। किस लिए प्रसिद्ध है गहीरमाथा, तो गहीरमाथा प्रसिद्ध है ओलिव रिडले टर्टल के लिए, यानी कि ओलिव रिडले कछुआ के लिए, ठीक है। समझ, सिमलीपाल भी है उड़ीसा में, बिल्कुल आशीष कुमार सिंह जी, मैंने बताया सिमलीपाल उड़ीसा में है, एक टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, क्लियर है दोस्त, ध्यान रखना। इसके अलावा उड़ीसा में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी नोट कर लेना। उड़ीसा में भीतरकनिका नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका, है ना, ये भी नोट कर लेना भाई, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। ये भी कई बार पेपर में आया है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। तो उड़ीसा में आपको तीन चीजें क्या याद रखनी है, भीतरकनिका, सिमलीपाल और गहीरमाथा, क्लियर है, ध्यान से याद रखना, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है भाई, भुवनेश्वर राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है, ठीक है। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी है भाई, कहाँ लिखें, उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा सीट यहाँ पर 21 है भाई। अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो याद रखना है सबको। तो लोकसभा की सीट 21 है और राज्यसभा की सीट कितनी है, 10 है, ठीक है। राज्यसभा की सीट 10 है और लोकसभा की सीट 21 है, क्लियर। इतनी बातें उड़ीसा के लिए, बाकी आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा में है सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, कोणार्क, है ना, पूरा रिवीजन यही कर देंगे, पूरा स्टैटिक जीके यही खल्लास कर डालेंगे, ठीक है। उड़ीसा में ही क्या है आपका, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, और जो उड़ीसा में है सन टेम्पल, ठीक है। चलो, तो हमारे प्रश्न का उत्तर चिल्का धाम, ठीक है। पुलिकट झील क्या है भाई, पुलिकट झील क्या है, तो पुलिकट झील पहले आप समझ लीजिएगा कि कहां पर है ये और क्या इसकी विशेषता। तो पुलिकट झील जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है दो राज्यों में, आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी, पूछा जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है ये पुलिकट झील, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाता है किन राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। डल झील कहां पर है भाई, ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। डल झील कहां पर है, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में भाई, ठीक है। मानसरोवर, यहां पर एक ऑप्शन में लिखा है मानसरोवर, है ना, मानसरोवर। तो मानसरोवर से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं भाई, याद रखना है। मानसरोवर से, यहां पे लिख रहा हूं, कौन कौन से रिवर यहां से निकलते हैं, कौन कौन सी नदियां यहां से निकलती हैं मानसरोवर से। तो मानसरोवर से निकलती है इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी, इंडस। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज, सतलुज रिवर, ठीक है। ये भी याद रखना है। मानसरोवर से पूछा जाता है कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, कहां पर है, ये तिब्बत में है भाई। मानसरोवर कहां पर है, तिब्बत में है, तिब्बत में है, ठीक है। और कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो इंडस रिवर, इंडस मतलब कि सिंधु नदी, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इसके अलावा सतलुज रिवर, ये तीन नदियां जो हैं वो मानसरोवर से निकलती हैं। मानसरोवर कहां पर है, तिब्बत के अंदर है भाई, क्लियर है। बहुत बढ़िया आशीष भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। क्लास के लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। ये क्लास आपकी सिलेक्शन वाली है, गलती से भी इस क्लास को मत छोड़ना, कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, इस क्लास को पढ़ लेना, ठीक है। और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्वेश्चन में मैंने कितनी सारी क्वेश्चन आज आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े सर, आज तो आप न्यू लुक में हैंडसम लग रहे हो। चलो, पढ़ाई पे ध्यान दो निशांत भाई, है ना, मुझे सिलेक्शन से मतलब है ना, सिलेक्शन होना चाहिए एग्जाम इंडिया के स्टूडेंट्स का। चलिए, पहला सवाल यहाँ पर हो गया क्लियर, ठीक है। चलो, ये मैंने मैप आपको दिखाई दिया था, आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर भाई, क्या आने वाला है क्वेश्चन को देखते हैं जरा। द जोजिला पास कनेक्ट, जोजिला पास जो है किसको जोड़ता है भाई, जोजिला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है, ठीक है। अब देखो, दर्रों पे सवाल पूछा जाता है। पहले आपने देखा होगा दर्रे पूछते थे कि कौन सा दर्रा कहां पर स्थित है ना, लेकिन अब सवाल पूछता है कि कोई भी जो दर्रा है वो किनको जोड़ता है, किनको कनेक्ट करता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। दर्रे क्या होते हैं, पास क्या होते हैं, तो हिमालय से जो पहाड़ों को काट काट के जो रास्ते बनाए जाते हैं, आपने हिमालय देखे होंगे तो पहाड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उन पहाड़ों को काट काट के जो रास्ते बनाए जाते हैं उन्हीं को दर्रा कहा जाता है, उन्हीं को पास कहा जाता है भाई, क्लियर है।
बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, धन्यवाद दोस्त। ठीक है, अपना काम ही यही है, बस आपका काम पढ़ाई का है। ठीक है, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि सारे बच्चे को लाभ इसका मिलना चाहिए। ठीक है, चलो जो जिला, पहली बात आप समझिएगा कि किन को कनेक्ट करता है। चलिए इसको बताने से पहले आपको मैप दिखाता हूँ। अब पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, आप हर चीज को आपको विजुलाइज कराऊंगा, क्योंकि जो चीज हमें देखने से समझ में आती है ना, वो चीजें जल्दी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए देखो क्या है यहाँ पर, जरा ध्यान से सब लोग प्यार से देखो। सब देखो ये जो जिला है, ठीक है, जो जिला है। अब देखो जो जिला किसको जोड़ रहा है, तो जो जिला जोड़ रहा है श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है। देखो किसको जोड़ रहा है, ये श्रीनगर है और श्रीनगर को जोड़ रहा है किससे, तो ये देखो लेह से जोड़ रहा है। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है जो जिला। ठीक है, लेकिन इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, श्रीनगर ना दे करके क्या दे दे कि जो जिला है जोड़ता है किसको, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को जोड़ता है किससे, है ना, लद्दाख से। लद्दाख से, है ना, लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख में ही लेह है। ठीक है, तो ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन पूछे कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है कौन सा, जो जिला, या सवाल पूछे कि भाई श्रीनगर को जोड़ता है लेह से। समझ गए, यही होता है कॉन्सेप्ट। रट लोगे, मान लो आपने रट लिया कि सर श्रीनगर से लेह जोड़ता है जो जिला, श्रीनगर से लेह जो जिला, श्रीनगर से लेह जो जिला, ऐसे कुछ रटने वाले लोग भी होंगे। पेपर में क्वेश्चन पलट दिया, पेपर में ऑप्शन दे दिया भाई कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लटक गए सर, हम तो रटे थे, ये आया, ये तो रटना नहीं है, समझना। ठीक है, समझ गए। चलो अब यहाँ पे देखो एक और मैंने दर्रा लिखा है, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, एक और दर्रा आपके सामने मैंने लिखा है, बड़ा लाचा दर्रा। तो ये भी सवाल याद रख लेना है कि बड़ा लाचा दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है लेह को मनाली से। देख लो भाई, लेह जो है ये लद्दाख में है और मनाली कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यानी सवाल अगर पूछे कि लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने वाला जो रास्ता है या दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, तो लद्दाख का लेह और मनाली, हिमाचल प्रदेश में जो मनाली लोग घूमने जाते हैं ठंडियों में या गर्मियों में, है ना, हिल स्टेशन है यहाँ पर रोहतांग वगैरह। ठीक है, तो वो कौन सा है, बड़ा लाचा दर्रा। दोनों दर्रे क्लियर हो गए भाई, जो जिला क्या है, बड़ा लाचा क्या है, क्लियर अबाउट सारी बातें। धन्यवाद। चलिए तो यहां पर देख लो क्या है भाई, जो जिला पास कनेक्ट। अब आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, है ना, अब आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, अब आपको डाउट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो बता दो भाई फटाफट, एक मिनट, आजा भाई, क्यों नाराज है मेरे से। चलो, जो जिला पास किसको कनेक्ट कर रहा है, तो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, श्रीनगर और लेह को। ठीक है ना भाई, चले आगे, है ना। और बड़ा लाचा दर्रा क्या था, अभी मैंने पीछे लिखवाया था, बड़ा लाचा दर्रा क्या था, बड़ा लाचा दर्रा किसको जोड़ रहा था, तो ये जोड़ रहा था लेह को किससे, याद रखो, बिल्कुल देखना ना पड़े, रटना ना पड़े, लेह को मनाली से। ठीक है, लेह को मनाली से। लेह ना दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, लद्दाख। मनाली नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, हिमाचल प्रदेश। समझ गए ना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई संकट, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, है ना, चलो ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन को अगर छोड़ दिए ना तो भाई बंदूक से मार देंगे सबको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी को भी। चलो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दो फटाफट, तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दे दो सब लोग, फटाफट उत्तर करेंगे। चलो भाई फटाफट उत्तर करेंगे, मैं तब तक जल ग्रहण करता हूं, आप लोग प्रश्नों का उत्तर करेंगे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपशिका कुमारी जी, बहुत बढ़िया। चलो संजीवनी बूटी वाली क्लास है ना, कर लेना सब लोग। चलो क्वेश्चन है कि आपको लिस्टिंग है, लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 दिया हुआ है, एक तरफ आपका लेक है और एक तरफ क्या है, स्ट्रेट है। आपको मैच कराना है कि कौन सी झील किस राज्य में है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी जानते हो कि पूछे जाते हैं, है ना। सबसे पहला उत्तर आया है रितिका पाल जी का। ठीक है, एनके सिंह कह रहे हैं सर मैं काफी टाइम के बाद क्लास ले रहा हूँ, पर्सनल इशू था कुछ। ठीक है, आई होप एनके सिंह जी कि आपकी पर्सनल इशू ठीक हो गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर शेयर कर दिया करें, है ना। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई पर भी ध्यान रखें। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ लेक को देख लेते हैं एक बार फटाफट। क्या है, पुलिकट है, पुलिकट लेक अभी मैंने बताया पीछे, है ना, पीछे बताया पुलिकट लेक क्या है भाई, तो पुलिकट लेक है आपका आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, यही तो बताया मैंने। पुलिकट लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश नहीं है, तो तमिलनाडु को प्रीफर करना है। ठीक है, तो तमिलनाडु है भाई, तो आप मिला लो, ए का हो जाएगा 3,
इसका 3 हो जाएगा। चिल्का लेक, चिल्का लेक क्या है भाई? तो चिल्का लेक भी बताया अभी मैंने आपको चिल्का लेक के बारे में, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक है ना? कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। वुलर लेक, वुलर लेक के बारे में आपको बता दूं कि वुलर लेक जो है ये आपका भारत की सबसे बड़ी क्या है? फ्रेश वाटर लेक, नोट कर लेना, फ्रेश वाटर लेक, यहीं पे बताता चल रहा हूं, नोट कर लेना, फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक मतलब भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ठीक है, हिंदी वाले लिख लेना, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है, वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये वुलर लेक कहां पे? जम्मू कश्मीर में। देखो 4 ऑप्शन पे है ना? तो सी का यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। सांभर लेक, सांभर लेक कहां पे है? राजस्थान में है ना। ये भी खारे पानी की झील है, क्योंकि वहां पे क्या है? रेगिस्तान है, और रेगिस्तान से क्या मिलता है? नमक मिलता है, इसीलिए खारा है ये, रेगिस्तान की वजह से खारा होता है ये, ठीक है, लेकिन ये लैगून लेक नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो सांभर लेक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2, है ना। तो हमारा कूट क्या बन रहा है? 3142, क्या बन रहा है? 3142। देखो पहला ऑप्शन हमारा यहां पर है 3142, क्लियर है ना। यहाँ पे मिला दे, पुलिगर झील आपका है तमिलनाडु में, ठीक है, चिल्का झील आपका है उड़ीसा में, ठीक है, वुलर झील आपका है कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में, और सांभर झील आपका राजस्थान में। क्या बन रहा है? 3142, 3142, ठीक है ना। चलो, चिल्का झील आपको बताया मैंने कहां पर है? उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है, और फ्रेश वाटर लेक है ये। और ये चिल्का लेक क्या है? ये खारे पानी की झील है। क्लियर है सबको? दीपशिका जी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रही है आपकी, और आज भी वॉचिंग बड़ी अच्छी आप लोगों ने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी क्लास में हम लोगों के 40-45 लोग जुड़ चुके हैं, तो थैंक यू शेयर करने के लिए आप लोगों का, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कंजूसी नहीं होगी भाई, मैंने पहले ही बताया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, मतलब कि एनसीईआरटी लोग आपको बोलते होंगे, सबको कहते होंगे एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एनसीईआरटी तो एकेडमिक्स में पढ़े हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में एनसीईआरटी पढ़े हैं, ठीक है। बहुत यूपी बोर्ड वाले बच्चे तो वो भी नहीं पढ़े हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे तो वो भी नहीं पढ़े हैं, है ना, जो लोकल बोर्ड से पढ़े हैं, है ना। तो अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है और कॉम्पिटिशन के हिसाब से कैसे पढ़ा जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ क्लास में, ठीक है ना भाई। सर सांभर लेक किसी रिवर से कनेक्ट है या नहीं? बिल्कुल है एनके सिंह जी, सांभर रिवर कनेक्ट है, ठीक है ना। सांभर जो आपका लेक है वो कनेक्ट है रिवर से, लेकिन अरावली से पूरा कनेक्ट है वो, है ना, जो अरावली है उससे कनेक्ट है वो। और जो वहाँ पे क्या है, ये सारे जो वहाँ पे जो उसको पानी, उसका खारा पानी क्यों है वहाँ पे? डेजर्ट की वजह से, रेगिस्तान की वजह से, ठीक है ना। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? देखो कितना फैंसी क्वेश्चन है और कितना बेहतरीन और प्यारा सवाल है भाई, ठीक है। एशिया का पहला भूमिगत हाइडल प्रोजेक्ट भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी एक सवाल तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि एशिया का सबसे पहला भूमिगत हाइडल प्रोजेक्ट कौन सा है, ठीक है, उसका नाम क्या है? पहला तो यही सवाल आपका बन जाएगा। तो भाई पहले तो इसका नाम याद रखो, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? क्या नाम है? तो नाथपा झाखरी प्रोजेक्ट, नाथपा झाखरी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है भाई? तो हिंदी में भी लिख दे रहा हूं नीचे, नाथपा झाखरी, नाथपा झाखरी प्रोजेक्ट। क्लियर है? चलो, तो एक सवाल तो हमारा यही बन गया कि भारत का ही नहीं, एशिया का पहला भूमिगत हाइडल प्रोजेक्ट, एशिया फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नाथपा झाखरी प्रोजेक्ट। ये पहले क्वेश्चन याद रख लो, नोट कर लो, ठीक है। अब सवाल ये है कि किस राज्य में है, भारत के किस स्टेट में है? तो दोस्त ये पड़ता है इंडिया के किस राज्य में, तो यहां पे टिक करने वाला हूं मैं हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो बहुत लोगों का ये सवाल हमको गलत दिख रहा है, कई लोगों का। डॉली उपाध्याय जी का उत्तर गलत आ गया है, कोई बात नहीं। नीरज, क्या है नाम? नीरज दुबे जी, दोस्त आपका उत्तर गलत है। चलो ठीक है, यहां पे समझ गए आप लोग। ये हाइडल प्रोजेक्ट है, अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट है, बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसका काम चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में है। नाम क्या है? नाथपा झाखड़ी। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं सब लोग, है ना, भूलेंगे तो नहीं कोई। चलें आगे। तो भाई सेशन को लाइक कर दो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, और शेयर कर दो भाई। हाफ सेंचुरी आज लगनी चाहिए, है ना, पूरे जोश के साथ क्लास की जा रही है, और पहले दिन अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो हम लोग आगे फिर और मजे से क्लास करते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही प्यारा सवाल, ठीक है, बड़ा ही प्यारा सवाल। चलो, सवाल तो सारे ही प्यारे होते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सॉइल ऑफ केरला इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स। बड़ा ही क्वेश्चन देखो कितना फैंसी है, ठीक है। केरल की मिट्टी निम्नलिखित में से किस मिट्टी में समृद्ध है, यानी केरल में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, या कौन सी मिट्टी वहां पे पाई जाती है, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट है, सैंडी मिट्टी है और दोमट मिट्टी है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कई लोगों का सर घूम रहा होगा, लेकिन मजा भी आ रहा होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। चलिए पहले आप समझिएगा, पहले मैं आपको बेसिक बातें बता दूं, फिर आपको मिट्टी बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले सॉइल है, सॉइल की स्टडी क्या कहलाती है भाई, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। नोट कर लेना, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पेडोलॉजी। अच्छा एक वर्ड होता है पेडोगोजी, एक वर्ड आपने सुना होगा पेडोगोजी, पेडोगोजी। ये पेडोगोजी क्या होता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, कभी ऑप्शन में अगर आता है, ऑप्शन में देता है तो कंफ्यूज मत हो जाना। पेडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोगोजी क्या होता है, ये टीचिंग स्किल, ये क्या होता है, टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल्स, यानी कि टीचर के पढ़ाने की जो स्किल होती है, जो टीचिंग एग्जाम में जो तैयारी करते हैं, जो बच्चे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करते हैं, वो पेडागोजी एक सब्जेक्ट होता है, उनको अच्छे से पता होगा। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें टीचिंग स्किल्स को पढ़ाया जाता है, यानी कि शिक्षण अध्ययन का, यहाँ पे शिक्षण स्किल जो होती है उसको पढ़ाया जाता है। तो याद रखना पेडागोजी किससे रिलेटेड है, ये टीचिंग स्किल से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ सॉइल क्या होता है, ये पेडोलॉजी होता है। क्लियर है ना भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम बात करें, अगर बेसिक बातें अभी करते हैं, एक मिनट, चेयर कौन रख देता है यहाँ पे यार। चलिए अब हम बेसिक बात करेंगे, पहले इसके ऑप्शन पे आ जाते हैं कि कौन सी मिट्टी जो है वो केरल के लिए उपयुक्त मानी गई है ना। चलो इसको मैं थोड़ा सा मैप से दिखाऊंगा, रटने वाला काम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। चलो इंडिया का मैप देखो सब, एनके सिंह कहते हैं एलुअल सॉइल 43%, सीडीपी भी बोलते हैं सर बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल एनके सिंह जी। चलिए अब देखो, बात हो रही है किसकी, केरल की। जरा मैप को ध्यान से देखो सब लोग, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, बात हम कर रहे हैं केरल की। ये केरल है, येलो कलर क्लियर नहीं होगा आई थिंक, चलो ये केरल है आपका, ठीक है। अब एक बात तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो मानसून की शुरुआत होती है, बारिश की शुरुआत होती है, वो इसी रीजन में होती है ना। भारत में जो बारिश की शुरुआत होती है वो कैसे होती है, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून। सबसे पहले जो मानसून आता है, बारिश आता है, वो इसी से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। ये बात तो क्लियर है, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे केरल को मिलता है, ठीक है। अब एक बात समझना कि केरल में एक बात समझना, बारिश मिलता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हाई रेनफॉल, यहाँ पे क्या है, हाई रेनफॉल की कंडीशन है, हाई रेनफॉल की कंडीशन है। और तो और साथ में क्या है, हाई टेम्परेचर भी होता है यहाँ पे, है ना। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल दोनों है यहाँ पे। हाई रेनफॉल का मतलब है कि बारिश ज्यादा होती है, हाई टेम्परेचर का मतलब है यहाँ तापमान भी ज्यादा होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तापमान कैसे ज्यादा होता होगा, बारिश बहुत होती है। तो अरे दोस्त, ज्योग्राफी पढ़े हो ना, ज्योग्राफी पढ़े, अभी सब 43% पे लगे हुए हैं सब। अरे बता रहे हैं 43% जलोढ़ मिट्टी का है क्षेत्रफल भारत में, पता है, थोड़ा सा सब्र कर लो, बता रहे हैं सब, ठीक है। देखो केरल का पहले समझो, जो मानसून आता है वो साउथ वेस्ट मानसून है। ये कौन सा मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब मानसून आ रहा है तो केरल में क्या, हाई रेनफॉल होता है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कैसे, क्योंकि जो केरल है वो किसके नजदीक है, इक्वेटर के नजदीक है। केरल किसके नजदीक है, इक्वेटर के नजदीक है। इक्वेटर मतलब क्या, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और आप तो सभी जानते हो कि भाई विषुवत रेखा पर क्या होता है, बहुत गर्म होता है टेम्परेचर, और विषुवत रेखा के नजदीक के जो भी देश होते हैं वो भी गर्म होते हैं कि नहीं भाई, ठीक है। तो विषुवत रेखा के पास में है, क्योंकि हमारा ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी रेखा है, तो ये हमारा है कर्क रेखा। अभी आपको व्हाइट में दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ये कौन सी है, ये है आपकी कर्क रेखा, बीचों बीच में, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। और यहाँ से इक्वेटर भारत से नहीं गुजरती है, लेकिन भारत के सबसे नजदीक का कौन सा है, केरल है। तो इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल। और याद रखना है, जिन क्षेत्रों में हाई टेम्परेचर भी हो, याद रखो, ध्यान से नोट करते रहना,
अगल बगल मत झांकना कहीं, ठीक है। जिन क्षेत्रों में हाई टेम्परेचर हो और हाई रेनफॉल हो, है ना, ये दोनों हो, टेम्परेचर भी हाई हो, रेनफॉल भी ज्यादा हो, तो उन क्षेत्रों की जो मिट्टी होगी वो कैसी मिट्टी होगी? उन मिट्टी को कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है भाई, ठीक है। तो अब समझ में आया कि लेटेराइट मिट्टी कैसे बनती है, कैसे बनती है? जहां पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो। कमेंट करके बताना क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। चलो समझ गए केरल में कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी है, क्योंकि हाई रेनफॉल भी हाई टेम्परेचर भी। मैप से क्लियर हुआ, पीछे आते हैं भाई, समझते हैं। चलो तो हमारे प्रश्न का उत्तर सबको क्लियर हो गया होगा, फिर लेटेराइट मिट्टी हमारे प्रश्न का उत्तर होने वाला है, ठीक है। चलो अब एक बात समझना, केरल को ही बोलते हैं क्या? केरल को ही क्या बोलते हैं? आप लोग समझते रहना, ठीक है ना। केरल को बोलते हैं स्पाइस सिटी। स्पाइस सिटी, स्पाइस सिटी मतलब मसालों का शहर, मसालों का शहर भी कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए भाई। स्पाइस सिटी बोलते हैं केरल को। केरल में ही जो एक मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे एक मिट्टी पाई जाती है मोनाजाइट सॉइल। मोनाजाइट सॉइल, मोनाजाइट नामक यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, जो रिच सोर्स है किसका? थोरियम का रिच सोर्स है, थोरियम, ठीक है। ध्यान से नोट करते रहना भाई, ठीक है। मोनाजाइट मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? केरल में पाई जाती है, और मोनाजाइट मिट्टी में ही रिच सोर्स होता है किसका? ये थोरियम का होता है भाई, ठीक है। कमेंट भी आप लोग को पढ़ना पड़ता है भाई। लेटराइट सॉइल ईंट बनाने के लिए अच्छा माना जाता है, हाँ भाई बिल्कुल माना जाता है। चलो तो मोनाजाइट सॉइल भी केरल में पाई जाती है, और ये रिच सोर्स होता है थोरियम का, ठीक है। थोरियम का एक और होता है, थोरियम का एक अयस्क है जिसका नाम याद रखना आपको, पिच ब्लेंड। नोट करते रहना सब लोग। थोरियम का क्या है? और है, जिसका नाम क्या है? पिच ब्लेंड, है ना, ये और है थोरियम का। अच्छा ये पिच ब्लेंड और है यूरेनियम का भी, ये किसका और है? यूरेनियम का भी और है ये, ठीक है। दोनों का और है, यूरेनियम का भी और है पिच ब्लेंड, और थोरियम का भी और है पिच ब्लेंड, ठीक है। अच्छा यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है सर? ये तो आपने बताया नहीं भाई। यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है कजाकिस्तान में, नोट कर लेना, कजाकिस्तान में, ठीक है। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा विश्व में जो यूरेनियम का उत्पादन होता है वो वहां पे होता है, जिसको कजाकिस्तान भी कहते हो। सर भारत में कहाँ होता है? ये भारत में पाया जाता है कहाँ पे? जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान में। भारत में यूरेनियम का जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो जादूगोड़ा की खान में। कहाँ पर है सर जादूगोड़ा? ये झारखंड राज्य में है, ठीक है। यानी कि जादूगोड़ा माइंस इन झारखंड। जो इंग्लिश में बच्चे लिख रहे हैं कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखोगे? आप लिख लो जादूगोड़ा, जादूगोड़ा माइंस इन झारखंड, ठीक है। तो कहां पे यूरेनियम, भारत में कहां यूरेनियम पाया जाता है? तो जादूगोड़ा की खान में। कहां पर है? झारखंड में है, क्लियर है। और विश्व में किस देश में? तो कजाकिस्तान में, क्लियर है यूरेनियम। अच्छा यूरेनियम डेटिंग की बात अगर करें, यूरेनियम डेटिंग मतलब कि यूरेनियम जो है किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? जैसे आपने कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा, ठीक है। कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग जो है वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये कहाँ लिखे भाई? देखो जगह नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ। यूरेनियम डेटिंग पता लगाते हैं किसके लिए? रॉक्स के लिए, रॉक्स के लिए। किसके लिए? चट्टानों के लिए, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आपको। सवाल पूछा जाता है कि चट्टानों का पता हम किस डेटिंग से करते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम डेटिंग से हम चट्टानों का पता लगाते हैं, यानी कि रॉक्स का पता लगाते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भाई? ठीक है, सारी बातें बोलो। साइड में हूं, साइड में हूं, नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बताना। चलो भाई इतनी बातें क्लियर हुई, एक दो बातें और सीख लो आप लोग। केरल में ही, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सुने तो होगे ही, तिरुवनंतपुरम, है ना। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, और यहीं पे तिरुवनंतपुरम में ही क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, याद रखना है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में ही स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, विक्रम शॉर्ट में लिखा है मैंने, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल की राजधानी है। क्लियर है? चलो
एलुवल सॉइल, एलुवल सॉइल के बारे में आप सभी जानते हो कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा एरिया में पाए जाने वाली मिट्टी जो है एलुवियल सॉइल है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल अगर आपसे पूछता है तो वो क्या होने वाला है, तो मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल है वो आपका एलुवल यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। और भारत के लगभग, जैसा कि आप सभी ने बता ही दिया है, इतना सारा लोगों ने मैसेज कर दिया कि 43% क्षेत्रफल पर, है ना। ये कहीं कहीं पे 42% भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 41% भी लिखा रहता है, तो परसेंटेज पे मत जाना है, परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाएगा। अराउंड 43% एरिया में जो है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग घनश्याम जी, है ना। चलिए, क्लियर हुआ क्लास, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए, है ना। उम्मीद करता हूं कि सारे जो सवाल हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पिन करो। चलो, ये समझ गए मैप, है ना। मैप इसीलिए लगा रहा हूं ताकि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, और ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाता हूं, अभी तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, अभी बहुत जल्दी आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास शुरू करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको एक एक चीज मैप से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो कॉन्सेप्ट की क्लास के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। चलो, क्वेश्चन का नेचर देखना है आपको, है ना। मैं वही क्वेश्चन लूंगा और वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट फंसेगा, और इसका प्रूफ आप सभी ने टेलीग्राम पर देख लिया होगा, और बहुत पहले से भी ये क्वेश्चन फंसता आया है। ऑफलाइन में भी मैं जो पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूरा का पूरा आता है, ठीक है। तो भरोसा रखिए, जो लोग पढ़े हैं उनको तो पता है, जो लोग नए विद्यार्थी हैं उनको पता लगाने के लिए आपको क्लास करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। वंदना पाल जी क्लियर है, बहुत बढ़िया। मनोज जी क्लियर है, वेरी गुड। डॉली उपाध्याय जी का भी क्लियर है, साक्षी जी का भी क्लियर है। चलो, तो भाई क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वाज सेटअप एट। भाई ठीक है ना। यानी कि भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो स्थापित कहां पर किया गया था? ऑप्शन से निजाम सागर, शिव समुद्रम, रामागुंडम, मेट्टूर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, प्यास बहुत लग रही है। सर कब से स्टार्ट करवा रहे हो? फिर बहुत जल्दी निशांत भाई, बहुत जल्दी। सब कुछ स्टार्ट होगा, परेशान मत हो। शिव समुद्रम, यहाँ पे आशीष जी का उत्तर आ गया भाई। हाफ सेंचुरी लगा देते हैं आज, हाफ सेंचुरी लगा दो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर है निश्चित रूप से, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, शिव समुद्रम भाई, शिव समुद्रम, ठीक है। शिव समुद्रम जो है ये भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थापित किया गया था। कहां पर है ये? तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है ये। चलो ध्यान रखना। अभी कर्नाटक से रिलेटेड एक बात आपको बताता हूं मैं। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी नदी, कावेरी नदी, ठीक है, नाम तो सुना होगा। कावेरी नदी के बारे में कहते हैं कि दक्षिण भारत में ये जो है ये पानी हमेशा सदा रहित नदी है, मतलब कि ये हमेशा, इसके कावेरी नदी में पानी हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है। हमेशा कावेरी नदी में पानी अवेलेबल रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर भी कहते हैं इसी को, है ना, पेरेनियल रिवर भी कहते हैं। पेरेनियल रिवर का मतलब होता है कि हमेशा से पानी इसमें रहता है, हमेशा पानी इसमें रहता है, कहीं से पानी की उपलब्धता नहीं होती है, इसमें पानी हमेशा अवेलेबल रहता है भाई। क्लियर है? चलो, थैंक यू निशांत भाई। चलो, कावेरी नदी के बारे में आपको बता दूं कि ये इस नदी पर किन किन राज्यों का विवाद है, डिस्प्यूट पूछता है। तो ये जो नदी पे डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य के अलावा तमिलनाडु राज्य में इसका डिस्प्यूट है, ठीक है। कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, इसके अलावा केरल में है, ठीक है, केरल में इसका डिस्प्यूट है, और एक डिस्प्यूट है इसका पुदुचेरी में भी, पुदुचेरी, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट भी पूछता है कि कावेरी नदी पर किन किन राज्यों का विवाद है। तो 3 राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, और पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखना है, डिस्प्यूट भी पूछता है कि किन राज्यों के बीच में विवाद है कावेरी नदी का। क्लियर है? कोई दिक्कत? थैंक यू अविनाश सर का चैंपियन, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर दिस सेशन भाई, सब लोग शेयर तो करते ही हैं, है ना। चलो, तो कर्नाटक के बारे में ये बात याद रखना। अब कर्नाटक में ही आपको बता दूं मैं, वाटरफॉल के बारे में बता देता हूं आपको। यहाँ पे जो जलप्रपात है कौन कौन से, तो यहाँ पे एक जलप्रपात है कुंचिकल, कुंचिकल वाटरफॉल है यहाँ पर। क्या नाम है? कुंचिकल जलप्रपात, या इसी को बोलते हैं वाटरफॉल। तो कुंचिकल जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है। किस नदी पे है? वाराही नदी पर है। नदी का नाम याद रखना, वाराही नदी, ठीक है। कुंचिकल वाटरफॉल है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के बारे में बता रहा हूं क्योंकि शिव समुद्रम कर्नाटक में है, ठीक है ना। चलो, इसी के अलावा आपको बता दूं यहाँ पे एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है महात्मा गांधी, इसी का एक और नाम है गरसुप्पा, गरसुप्पा
या इसी का एक और नाम है जोग वाटरफॉल। याद रखना ये तीनों नाम है ना, ये मैंने क्लास में भी कई बार करा चुका हूं, ठीक है। तो महात्मा गांधी वाटरफॉल, या इसी को बोलते हैं गरसप्पा, इसी को बोलते हैं जोग वाटरफॉल। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर ही है। और किस नदी पर है? तो ये नदी का नाम याद रखना है शरावती रिवर, शरावती नदी। बहुत सारे प्रश्न इन प्रश्नों में छुपे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने दो वाटरफॉल बताए हैं, एक कुंचिकल वाटरफॉल है और एक महात्मा गांधी या गरसप्पा या जोग, है ना, एक ही नाम है जो शरावती रिवर पर स्थित है। क्लियर। अब देखो कर्नाटक में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी आप देख रहे होगे न्यूज में, कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस की सरकार बनी है ना, और मुख्यमंत्री का दांव कितना फंसा हुआ है। तो ये राज्य जो है वो परीक्षा में पूछे जाने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो भी राज्य डिस्प्यूट में होता है, विवाद में होता है। तो कर्नाटक की भाई लोकसभा सीट याद रखना है कितनी है? 28 है। राज्यसभा सीट कितनी है भाई? तो 12 है, ठीक है। ये बात तो आपको बिल्कुल याद रखना है, टू द पॉइंट, ठीक है। ये तो बात आपको टू द पॉइंट याद रखनी है। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, कौन शपथ लेते हैं, वो तो आप न्यूज में देख ही रहे होंगे कि जो कर्नाटक के सीएम बनेंगे सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से। तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो कर्नाटक के बारे में बेसिक जानकारी आई होप आप सभी को मैंने दे दी है। बेंगलुरु इसकी राजधानी है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु में ही क्या है? तो बेंगलुरु में ही आपका इसरो है ना। बेंगलुरु में ही क्या है? तो बेंगलुरु में ही इसरो है। और बेंगलुरु को ही क्या कहते हैं भाई? तो इसको बोलते हैं IT हब, है ना, IT हब बोलते हैं, है ना। चलो क्लियर बात सबको। सदानीरा, हाँ बिल्कुल, कावेरी को सदानीरा कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। पेरिंडियल रिवर, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गया। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या था भाई? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में शिव समुद्रम। क्लियर है। साइड में स्क्रीनशॉट ले लो भाई। किसी की शिकायत होती है कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, तो ले लो स्क्रीनशॉट भाई। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपका इमेज है, ठीक है, ये आपका इमेज था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है वो फंसा देते हैं पेपर में, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी, बिल्कुल आशीष कुमार जी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक से ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज, ठीक है। आपको बताना है कि मुंबई में पुणे की तुलना में अधिक वर्षा होती है क्योंकि, तो ऑप्शन है मुंबई की तरफ हवा चल रही है, पुणे अधिक ऊंचाई पर है, मुंबई एक तटीय शहर है, पुणे में मुंबई की तुलना में अधिक वनस्पति है। बड़ा प्यारा सवाल है भाई, इसका उत्तर करिए। साक्षी जी क्लियर है, बहुत बढ़िया। सिलिकॉन सिटी, हाँ बहुत सारी बातें, अजय कुमार यादव जी सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, है ना, स्पेस सिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलो यहाँ पे उत्तर आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है और किसी का ए भी आ रहा है ना। सी भी कह रहा है मुंबई एक तटीय शहर है, कोई कह रहा है, ठीक है। ए भी कह रहा है मुंबई की तरफ हवा चल रही है। सी कहने वाले लोग ज्यादा हैं, गौरव कुमार जी, डॉली उपाध्याय जी, मनु सहरावत जी, साक्षी शर्मा जी, आकाश यादव जी, बहुत बढ़िया। एनके सिंह जी डी कहते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ से देखो, मैप से देखो, है ना, क्योंकि बिना मैप से तो भाई समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलो देखो जरा, मुंबई की बात हो रही है ना, देखो जरा ध्यान से देखना सब। देखो ये आपका मुंबई है, दिख रहा है ना, और पुणे किधर है? पुणे कुछ इधर है, पुणे यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर है, पुणे इधर है, ठीक है। चलो अब समझना जरा। अब एक बात आप सभी जानते हो कि ये आपका जो क्षेत्र है, ये जो आपका एरिया है, कौन सा एरिया है? ये आपका वेस्टर्न घाट है। क्या है ये? वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, जिसको बोलते हो आप लोग पश्चिमी घाट। क्लियर है? पश्चिमी घाट, ठीक है। या इसी को बोलते हैं सह्याद्री। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं, है ना, इसी को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। चलो अब एक बात जानते हो कि जो बारिश आती है वो इस तरीके से बारिश, साउथ वेस्ट मानसून, है ना, अभी पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। देखो सब कॉन्सेप्ट ही है और कुछ नहीं है। साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून कुछ इस तरीके से पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून। अब समझना
ठीक है। बारिश जो है वो यहाँ पे पड़ती है, इन क्षेत्रों पर पड़ती है, और जो यहाँ पे पहाड़ हैं उनसे टकराती है, पहाड़ों से टकरा करके फिर बारिश यहाँ पश्चिमी घाट में होती है। ठीक है, तो एक बात समझना, जो कॉन्सेप्ट है कि जिस दिशा में हवा चल रही है, याद रखना, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में जो है बारिश होगी भाई। ठीक है, जिस दिशा में हवा चल रही है मानसून इसी दिशा में आएगी और वहाँ बारिश करेगी। तो जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में ये हवा चल रही है उसी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, जहाँ पे बारिश हो रही है उसको बोलते हैं विंडवार्ड डायरेक्शन। विंडवार्ड, उसको बोलते हैं विंडवार्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिस दिशा में हवा चल रही है मानसून उसी दिशा में आएगी और वहां बारिश करेगी। जैसे कि इस दिशा में हवा चल रही है ना, आप देख पा रहे हो, एरो देख पा रहे हो। ठीक है, तो जिस दिशा में हवा चल रही है मानसून इसी दिशा में आती है, यहाँ पे पहाड़ों से टकराती है और यहाँ पे पश्चिमी घाट में बारिश करती है। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंडवार्ड डायरेक्शन। ठीक है, और जिन दिशा में बारिश नहीं हो पाती है, जिन दिशा में मानसून नहीं पहुंच पाता है, जैसे इसके उलट आप देखते हो कि इन क्षेत्रों में मानसून नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों से टकराता है, पीछे का शैडो रीजन हो जाता है, यहाँ पे मानसून नहीं पहुंच पाता है। इस मानसून की वजह से, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो इन डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इन डायरेक्शन को बोलते हैं, रेड कलर से लिख रहा हूं, लीवर्ड। क्या बोलेंगे, लीवर्ड। याद रखिएगा ये टर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद रखना है सबको। ठीक है, विंडवर्ड बोलते हैं जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है। ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं लीवर्ड। क्या बोलते हैं, लीवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, लीवर्ड, और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसको क्या बोलते हैं, विंडवर्ड। क्लियर है, क्लियर है सर? भी हो सकता है सर, भी हो सकता है, देख लो भाई क्या हो सकता है, अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो जिस दिशा में हवा चल रही है, जहां बारिश हो रही है उसको बोलते हैं विंडवर्ड, और उसके अपोजिट में क्या होता है, लीवर्ड। अरे यार, तो कलर किधर किधर से गायब हो जा रहा है। ठीक है, अपोजिट वाले दिशा में क्या बोलते हैं, लीवर्ड। ये नोट कर लेना कहीं, नोट कर लेना कहीं। ठीक है, अच्छा ऐसे समझो, ये मेरा हाथ है, ऐसे समझो, रुक जाओ, ये मेरा हाथ देख रहे हो। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे पीछे से हवा चल रही है, मान लो पीछे से हवा आ रही है, मेरे पीछे से, बोर्ड की तरफ से, बोर्ड की तरफ से हवा आ रही है, तो हवा सबसे पहले किसको मिलेगा, है ना, मेरे इस पिछले वाले हिस्से को मिलेगा, है ना, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा हवा, क्योंकि ये पीछे है, सबसे पहले इधर से आ रही है तो इसको हवा मिलेगा। अब ये वाला जो रीजन है इसको नहीं मिलेगा, इसको हवा नहीं मिल पाएगा, पीछे वाले को मिलेगा। तो इस रीजन को जो हवा मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे, विंडवार्ड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि अपोजिट में है, इसको बोलेंगे हम लोग लीवार्ड बोलेंगे। समझ गए कि नहीं? अब नहीं समझे तो मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर आप लोग समझो। ठीक है, समझो। अब यहाँ पे क्या है, मुंबई है, यहाँ पे क्या है, मुंबई है, यहाँ पे क्या है, पुणे है। ठीक है, तो मुंबई क्या है, विंडवार्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि पहले है, मुंबई क्या है, पहले है, पुणे इधर है, पुणे को क्या है, मानसून नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वो लीवार्ड डायरेक्शन में है ना, लीवार्ड है में। समझ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन आ गया, दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब बताओ क्या होने वाला है, अब आप खुद बताओ कि क्या होने वाला है। मैंने आपको बता दिया विंडवर्ड और लीवर्ड क्या है, मैंने आपको बता दिया, और मुंबई कहां पे है ये भी आपने मैप में देख लिया। ठीक है, तो अब ऑप्शन को बता दो क्या होने वाला है। ऑप्शन बता दो अब क्या होने वाला है, बताइए। क्या मैं ए ऑप्शन टिक कर सकता हूं? क्या मैं ए ऑप्शन टिक कर सकता हूं? यहां पे देखिए लिखा है मुंबई इज ऑन द विंडवार्ड साइड। क्या लिखा है? मुंबई कहां पर है? विंडवार्ड साइड में है, यानी कि मुंबई की तरफ हवा चल रही है। समझ गए सर, डॉली उपाध्याय। तो ए ऑप्शन क्लियर है ना, कोई दिक्कत? क्लियर है। दीपशिखा कुमारी जी, डॉली जी, साक्षी जी, सबको क्लियर है। सर वेस्ट कुछ उठा हुआ है पार्ट और ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, क्या कह रहे हो? ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए बोले थे सर पुनीत जी, ए नहीं बोला था आपने, बी बोला था आपने, कहा था बी हो सकता है पुनीत भाई। बाकी मैं आपके कमेंट नहीं देख पाया था, मैं ना समझाने में लगा हुआ था, है ना। आपका मेरा पॉइंट है कि आपको समझ में आया। क्लियर, चलो नेक्स्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, है ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड एफर्ट। एग्जाम इंडिया के शेर हो भाई, परेशान मत हो, सबसे आगे रहोगे आप लोग। ठीक है, जहां भी जाओगे ना, एक बार मेरी पूरी क्लास करने के बाद कहीं भी आप एग्जाम दोगे, कहीं भी आप बैठ के किसी से भी डिबेट करोगे तो डिफरेंट फील होगा, डिफरेंस फील होगा, आपको लोग कहेंगे कि भाई पढ़े हो सही से। ठीक है सर, वेस्ट का हिस्सा उठा हुआ है, ईस्ट की ओर और झुका हुआ है। हाँ तो क्या करें, झुका हुआ है। क्लियर है सबको? वेस्ट का ईस्ट का पता नहीं क्या कह रहा है ये। विंडवर्ड लीवार्ड समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
एक बात हमेशा बोलूँगा, और मैं हमेशा जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं मैं उसका इंटरव्यू भी कराऊंगा अपने चैनल पे, देखना वो लोग क्या कहते हैं। लेकिन जो मेरा सजेशन होता है वो भी लोग शायद यही कहेंगे कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो, रटो नहीं। मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज पावर, इसको आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट इज पावर, यही आपके लिए सब कुछ है, रटना नहीं है। और मेरे से एक बार पढ़ लोगे तो जीके जीएस कुछ भी नहीं होगा भाई, है ना। जीके जीएस में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जब बना नहीं पाओगे, सब 100% मारेंगे भाई, है ना, गोल मारेंगे सब। चलो, सबसे पहले मैंने ही आंसर दिया था, चलो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो, व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर इंडिया टू मेंटेन हर इकोलॉजिकल बैलेंस। क्लियर है क्वेश्चन, सबको दिख रहा है ना, या मैं छोटा कर दूं क्वेश्चन को? छोटा नहीं होगा क्वेश्चन, रुको मैं एडजस्ट करता हूं क्वेश्चन को यार। चलो बताओ फटाफट। कह रहा है कि भारत को उसके पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वन आवरण का अनुपात क्या होना चाहिए। देखो, एक बात तो आप सभी जानते हो, ठीक है, कि किसी भी देश में आप रहते हो तो पर्यावरण का अनुकूल होना बहुत जरूरी है। और पर्यावरण अगर सही रहेगा तभी मानव जीवन भी सही रहेगा। पर्यावरण है तभी हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण से हम हैं, इन्वायरमेंट से हम हैं। अगर हम इन्वायरमेंट का ह्रास करेंगे, पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारे जीवन पर असर पड़ेगा। आप सभी जानते हो, पेड़ पौधे काट रहे हैं हम लोग, हर चीज को जंगलों को काट रहे हैं, तो वहाँ के जानवर भी मर रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे काट रहे हो तो ग्रीन हाउस प्रभाव कितना पड़ रहा है, गर्मी कितना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लोगों का जीवन काल कम हो रहा है। समझ रहे हो ना, बातें बिल्कुल समझ रहे हो ना आप लोग, है ना। दिक्कतें हैं, यानी कि पर्यावरण बहुत जरूरी है। पारिस्थितिकी संतुलन कैसे बने होगा, है ना, यानी कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है कैसे होगा। इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे होता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे होता है भाई, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। पेड़ पौधे लगाओगे तो भाई पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचेगा। अब पेड़ पौधे काटोगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, गर्मी होगी, है ना, ग्लेशियर पिघलेंगे, ठीक है, मानव जीवन काल कम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, समझ रहे हो। तो याद रखना, किसी भी देश के लिए पर्यावरण होना, कितना परसेंट पर्यावरण उस देश के क्षेत्रफल पर होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होने वाला है 33.3%। क्या होने वाला है, 33.3%, यानी कि उसके 33.33% पर क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। क्लियर है, नोट कर लेना, ये याद कर लेना आप लोग, जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, इसके अलावा फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, ठीक है, आपको बता दो जंगल जो है ये किस सूची का विषय है, संविधान के किस लिस्ट में आता है, तो ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, है ना। ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो फॉरेस्ट है वो किस लिस्ट का विषय है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम पढ़ते हैं समवर्ती सूची का विषय है ना। तो ये एडिशनल क्वेश्चन आप लोग जानते रहना, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय को रखा जाता है जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, है ना। राज्य और केंद्र जिन विषयों पर मिलकर के कानून बनाते हैं उनको बोलते हैं समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है, तो जो कॉन्करेंट लिस्ट का समवर्ती सूची का विषय है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बात करें एरिया वाइज हम बात करें, सबसे ज्यादा जो जंगल है एरिया वाइज में वो कहां पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और परसेंटेज के आधार पे अगर जंगल पूछे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा मिजोरम, ठीक है, जवाब क्या होगा, मिजोरम। तो दो क्वेश्चन यहां से आपको कैलकुलेट करना है, एरिया वाइज सबसे ज्यादा जंगल कहां पर है, एमपी में, और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहां पर है, मिजोरम के अंदर है भाई। फॉरेस्ट किस लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। क्लियर है ना दोस्तों, समझ पा रहे हो। शेड्यूल 7th लिस्ट में, बहुत बढ़िया दोस्त, है ना अजय कुमार यादव जी, इसका जो अनुसूची है, शेड्यूल है, वो 7वीं है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, साइड में हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। चलो क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहां पर दे रहा हूं। अब चूंकि देखो आज की क्लास है ना, आपने आज नोटिस करा होगा क्वेश्चन सारे बड़े बेहतरीन रहे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन में मैंने बहुत सारा डिटेलिंग दी है। एक क्वेश्चन से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, अगर आपने नोटिस करा होगा हर क्वेश्चन में मैंने 8 से 10 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन, अभी देखो बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये देखो अभी मैंने कल कराने हैं आपको, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, और सारे कोई मैप से हैं, कोई डेटा है, देख रहे हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, और इसको कल हम लोग करेंगे,
तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि आपकी क्लास 6 बजे तक ही है। तो भाई आज की क्लास के लिए थैंक यू, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और डेली 5 बजे अब हम लोग मिलेंगे यहीं पर और एक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट की क्लास का जो डाउट आ रहा है कि सर थियरी कब पढ़ाओगे, तो थियरी भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्पेशल वीडियो री एग्जाम भी है और वीडियो का भी पेपर है, आप सभी ने देखा होगा नोटिफिकेशन। तो संडे को करेंगे स्पेशल क्लास सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें स्टैटिक जीके होगा, ठीक है। संडे में स्टैटिक जीके स्पेशल की क्लास होगी और जिसमें वीडियो को टारगेट करूंगा मैं, वीडियो सीजीएल सीएचएसएल इसको टारगेट करके स्टैटिक जीके का एक सेशन संडे को लेकर के आ रहा हूं। तो संडे को तैयार रहिएगा, इस बार संडे को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सब लोग बता देना, ठीक है। और इंग्लिश की क्लास अब आपकी 2-4 मिनट में लाइव हो रही है, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करके बताना कि क्लास यहां पर चलती है, कर लीजिए, फायदा मिलेगा परीक्षा में, ठीक है ना। चलो तो धन्यवाद, कल भी आप लोग आना लाइव और क्लास को जरूर देखना और कॉपी में नोट्स बनाना है। जिनको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को दोबारा देखना, कोई दिक्कत आई होगी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपना और अपनों का जरूर ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद। सर मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दो, मनु सहरावत। क्या है दोस्त आपका क्वेश्चन? दोस्त आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख दो क्योंकि अभी आपका कमेंट में मुझे दिख नहीं रहा क्वेश्चन कहाँ पे है और क्लास अभी खत्म हो रही है, ठीक है। तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को लिख दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा दोस्त, ठीक है। चलो धन्यवाद, थैंक यू।